Welcome to Akhand Vidyashram, the first institute of impeccable wisdom. Rasayan, the primordial inorganic chemistry. मेरा धर्म अखंडता, impeccable wisdom. My greatest discovery, अनमोल आविष्कार, दिव्यंक, the divine design of nature. ये पिक्चर पिछले वीडियो का सारांश है, सारांश है. आदि पराशक्ति, the first primordial शक्ति, फीमेल, जो आर्गन 40 से है, वो सृष्टि से निर्माण हुआ है. उसी में से ब्रह्मा विष्णु महेश निकले हैं. निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को साकार सरगुण ब्राह्मण में देखने का और आगे जानने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, मैं वो दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं. अब आदि पराशक्ति से जो ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, ये कहा जाता है कि सृष्टि जो पहले बनी थी वो एक थी, वो निरंकार निर्गुण ब्राह्मण थी. जब साकार हुआ तो उसमें 3 रूप आ गए, चाहे उसे ब्रह्मा कहिए तो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, विष्णु कहिए 10 इनकारनेशन 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, और शिवा जो अंतिम रूप पंचभूतों में है उसे दिखाकर ये तीनों शक्तियां फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और अंत में मोक्ष या मुक्ति या संपूर्णता जो शिव भगवान से तीनों से लिए थे, यही ट्रिनिटी है जिसे सनातन धर्म ने दुनिया के सामने पेश किया है. जो निरंकार है उसे निर्गुण करके उसे फिर शक्ल दी गई थी. अब मैंने उसे मैथमेटिकल डिजाइन से दुनिया के सामने पहली बार पेश किया है कि ब्रह्मा जो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है वो 22/21 है, यानी कि हर जो ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है वो 3 पार्ट का है, जो 21 पार्ट का है. वो 21 पार्ट 22 स्टेप में जब बनते हैं तो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन, वहां से नए सृष्टि का निर्माण शुरू हो जाता है. फिर उस बनने के बाद उसे 10 स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है और उसके बाद मुक्ति मिलके वो संपूर्ण शक्ल ले ली थी, जिसे हम दिव्यांग के माध्यम से संपूर्ण अखंडता के तरीके से देख रहे हैं. और अखंड विद्याश्रम मेरा यही एक मानना है कि जो भी अज्ञान अज्ञान विज्ञान प्रज्ञान हम अखंडता तक ले जाएंगे, ताकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पूरी दुनिया एक ही ज्ञान को समझे, जाने पहचाने और किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन या कोई त्रुटि या कमी पेशी ना होनी चाहिए, और दुनिया में एक ही ज्ञान हो ताकि सारे लोगों में समानता हो, एक ही जैसा हो, काम बराबर हो. फिर जाके दुनिया में अखंडता आ सकती है, सरल आ सकती है. वही चीज मैंने अखंड विद्या के माध्यम से कहा था, विद्या ददाति विनयम विनयात जाति पात्रताम पात्रताम च धनम धर्म सुखम. अगर दुनिया में हमें पीस चाहिए, सुख चाहिए फॉर सबबडी, उसके लिए अखंड ज्ञान का संपूर्ण होना बहुत जरूरी है. जिस इतिहास दुनिया के इतिहास में पहली बार आज ये काम हम जब मैं कर पा रहा हूं, और उसे मैं सौभाग्य समझता हूं, जिसमें कोई किस्म की भी किसी भी रिलीजन के बीच में या ख्याल के बीच में वो ना हो, और हम पूरे ज्ञान ज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रज्ञान से अखंडता तक स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से दुनिया के सामने पेश कर पाए. यही एक प्रयत्न है. अब यहां से हम अगले सृष्टि के बनने के बाद पर जो चीजें आई थी, फिर उसके बाद एक एक करके कैसे बने हैं, कौन सा सीक्वेंस है, और सनातन धर्म की जो खूबियां हैं या दूसरे धर्मों की खूबियां हैं या साइंस की खूबियां हैं, जो भी हमें अज्ञान मिला है या ज्ञान मिला है या विज्ञान मिला है या प्रज्ञान मिला है, उसे अखंडता में इकट्ठा करके अखंड विद्याश्रम के माध्यम से पेश किया जाए, ताकि दुनिया में कोई भी कंफ्यूजन ना हो. तो सृष्टि का निर्माण हो चुका है. सृष्टि के बनने से पहले अंधकार था, जिसे हम तमस कहते हैं, और सृष्टि के बनते टाइम पे रजस था, और बनने के बाद जो संपूर्ण शक्ल ली है वही सात्विक है. वो भी 3 गुण है. अब 3 गुणों के बनने के बाद जो सृष्टि नीचे आई है, जो बना है, अब वहां से चलते चलते हम आज ये कहें कि हमारा
मनुष्य का आधार वेदों के हिसाब से एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और सेल तक ही है, वही वेदों में दिखाया गया है। अब वहां चलते हुए कैसे एक एक समझ करके एक सीक्वेंस बनाया जाए, एक प्रतिक्रिया बनाया जाए, ताकि लोगों को पूरा ज्ञान साफ सुथरा साफ हो। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री का पहला हिस्सा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे फॉर्म नहीं ली है। एलिमेंट्स जो हैं, जैसे अग्नि है, वायु है, ये है, पंचभूतास हैं, उनके जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है, पहले हम उसे समझेंगे, फिर जाके हम केमिकल को समझेंगे, फिर जाके आगे बढ़कर हम दुनिया को, सृष्टि को समझ सकते हैं। जो ये पहला जो वीडियो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फाउंडेशन का है, जो भी 3 पर ही जुड़ा हुआ है। चाहे इसे इत्तेफाक कहें या खूबसूरती कहें, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं समझकर उन खूबियों को दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं, उस सरलता के साथ, सहजता के साथ, ताकि लोग हमेशा हमेशा के लिए इस किताब को दुनिया का महाग्रंथ समझकर, इंटीग्रेटेड इम्पेकेबल विजन समझ के इस्तेमाल करें किसी को। और ये चाहूंगा कि बचपन से ही बच्चे पढ़ना शुरू करें, ताकि उनको अनलर्निंग और रीलर्निंग की जरूरत ना पड़े। सीख कर उसे भूलना और नए तरीके से पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। और मैं देख रहा हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक मेरे पास आते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए और उसको 100% ले जाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे पता है। उसी तीसरे से जो मैंने पूरे जीवन को अखंड विद्याश्रम के माध्यम से दुनिया को संपूर्ण अखंड ज्ञान देने का प्रयत्न है। तो अब केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। पीरियोडिक टेबल को दुनिया ने जाना है, और मैंने ये भी बताया है कि एक पीरियोडिक टेबल एक महान साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है, जिसे कितने सालों के बाद साइंस ने मान लिया है, यही मान्यता है। और इसमें अगर ग्रुप में देखें तो 18 ही है, और जब पीरियड की बात आती तो 7 ही है। और कुदरत की हर चीजें 1, 7 और 18 से ही आप वेदों को समझ सकते हैं। और आदि पराशक्ति के भी 18 हाथ हैं, और जो 2 सेंटर के हाथ हैं, फिर 8 हैं, फिर 8 हैं। वो भी साइंस कितनी खूबसूरती से हमारे सिंबॉलिक फॉर्म से, जब पिक्चरों से दिखाया गया है। और हर कुदरत की एक चीज 3 हिस्सों में भी है, और एक हिस्सा 7 हिस्सों का है, और हर हिस्से में 21 वन है, और 21-22 बनती है। वहीं पे दिव्य की शुरुआत हो जाती है। तो डिवाइन पीरियड में भी फर्स्ट ट्रिनिटी ऑफ एलिमेंट्स जो वेद में वर्णन किया गया है, वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है, जो पहले 2 पीरियोडिक टेबल के महान अंश है। और तीसरा हिस्सा जो बीच में आता है, वो हीलियम का है, वो इंसान की अंतरात्मा बन जाती है। सो 3 + 1/7 ही ओम है, वही ब्रह्मा है, वही हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन को हम देखने की कोशिश करेंगे। जहां तक एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, और जहां तक फर्स्ट इनऑर्गेनिक 3 मॉलिक्यूल जो हैं, वो मीथेन पहला है, पानी दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा है। ऐसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ था। अब इन चीजों को समझने के लिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, जिसे मैं आदित्य या सन भी कह सकता हूं, क्योंकि कुदरत ने जो भी बनाया था अंत में लाकर हाइड्रोजन बन गया था। और हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। वो पिक्चर आप ऑर्बिटल देख सकते हैं। और उसके पीछे द फर्स्ट एलिमेंट, कुदरत की पहली जो देन है, वो आदित्य है। उसे ही दाक्ष भी कहा जाता है, उससे ही सब शुरू हुआ है। और आदित्य के अंदर ही हीलियम 4 भी बनी है, जो हमारी अंतरात्मा बन गई है। सो आदित्य और अंतरात्मा या अदिति से ही ये संपूर्ण शुरू हुआ है। और हीलियम 4 ही ह्यूमन सोल है। ये भी मैंने प्रूव कर दिया है कि जितनी भी आत्मा ऐसे कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, जो भी है वो मुझसे इनर्ट मैटर है। वो हीलियम 4 अंतरात्मा है, हमारी कुंडलिनी है।
और उसका जागृत होकर हम अपने जिस्म को पूरे तरीके से अनुभव कर सकते हैं। ये भी मैंने अपने पुराने वीडियो में दिखाया है। अब हाइड्रोजन जो पहला चीज है इस मोनोएटॉमिक लाइटर, ये कुदरत की सबसे छोटी चीज है। इसमें एक ही एटम है, वो सबसे छोटा है और वहीं से शुरू हुआ है। अगर हम देखें जो सृष्टि से निर्माण से निरंकार जब साकार हुआ, उसका सबसे छोटा अंश एक बिंदु की तरह जो है, वही बिंदु जब वही शून्य, वही जीरो, वही साइफर को आप सूर्य भी कह सकते हैं, आदित्य भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेज है। और जिस दुनिया का सबसे ज्यादा प्रेजेंट एलिमेंट है, ये भी जब जानते हैं। और जो ब्रायोनिक मास है उसके 75% हिस्सा कुदरत में हाइड्रोजन का ही है। इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ही है। और ये कुदरत की बेसिक यूनिट है। इससे कोवालेंट कंपाउंड विद मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट से बनाए जाते हैं। ये कुदरत की शुरुआत से हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फॉर्म बनकर नहीं बनती है। मोस्ट हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। इट प्लेज अ रोल इन एसिड बेस बैलेंस, जो पीएच के साथ जुड़ा हुआ है। वो भी हाइड्रोजन को समझने की, हाइड्रोजन की सारी क्वालिटी को समझे तो हम कुदरत को समझ सकते हैं। सेकेंड पार्ट मैंने कहा कि हीलियम जो आदित्य ह्यूमन सोल है, जा अदिति से आई है, उसके दो प्रोटॉन्स हैं, दो न्यूट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। वही फर्स्ट निरंकार निर्गुण ब्राह्मण है। और वो चीज मैंने इसमें भी बताने की कोशिश की गई है। ये आदित्य से निकली है, इसे हम अदिति कहते हैं। और इसके आधार पे ही हम पूरे जिस्म को समझ सकते हैं। अगर हमें अपने जीवात्मा, ह्यूमन बॉडी, जिसे हम बंच ऑफ एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, सेल्स, 100 ट्रिलियन सेल्स कहें, तो वो उसके लिए जानने के लिए, पहचानने के लिए हीलियम को पहचानना, हीलियम के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। थर्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, जिसे मैंने ये भी बताया है कि ऑक्सीजन ही अग्निभूता है, एलिमेंट है जो पंचभूतों का सेंटर है। अगर अग्नि को निकाला जाए तो वो फॉर्म जो बन जाती है वो वाटर और सॉलिड फॉर्म में आती है। अगर अग्नि बढ़ा दी जाती है तो वो वायु और क्विंटेसेंस एसेंस और आकाशभूता बन जाता है। तो अग्नि बीच का है, अग्नि ही देवता है, अग्नि ही अगर वेदों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा एलिमेंट, जो चीज का वर्णन सबसे ज्यादा है वो अग्नि का है। क्योंकि अग्नि के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। वो जरूरी है, वो ऑक्सीजन ही है। अगर ऑक्सीजन है तो चीजें जलेंगी, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगी। ये 8th एलिमेंट का नेचर का है, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है और इसकी ऑक्सीडेटिव जो एलिमेंट्स हैं उससे ही कंपाउंड बनते हैं। थर्ड मोस्ट एलिमेंट ऑफ नेचर जो है वो अग्नि है, ऑक्सीजन है। इससे डाई एटॉमिक ऑक्सीजन जो गैस फॉर्म में है वो एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली 21% के पास है। 40% मास ऑफ एटीपी एनर्जी इज ऑल्सो फ्रॉम ऑक्सीजन से है। ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और बीटा ऑक्सीडेशन के हिसाब पे हमें फैट से 2.25 टाइम्स मोर एटीपी मिलती है बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। एंड वी कैनॉट लिव विदाउट एनी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बिना मस्तिष्क को काम करना या सृष्टि को काम करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वेदों में भी अग्नि को सबसे ज्यादा मान्यता इसलिए दी है। अगर ये है तो हम पंचभूतों को समझ पाएंगे। फायर के बिना कुछ नहीं है। किसी में प्रेजेंट फायर है, किसी में लेटेंट है, किसी में डायनेमिक है, किसी में अलग फॉर्म है। अगर आप देखें वो चीज पानी में नजर आती है। अगर पानी से पूरी ठंड निकाल ली जाए तो वो सॉलिड बन जाएगी, आइस बन जाएगी। जब उसमें रोशनी डालेंगे तो पानी बन जाता है। जब उसी गर्मी और बढ़ाई जाती है तो वो जलने के लिए अग्नि फॉर्म ले लेती है। जब और टेम्परेचर बढ़ाई जाती है तो वो वायु बन जाती है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाते हैं।
अगर जब 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ले जाते हैं, वो आकाशभूता बन जाता है, वो एनर्जी बन जाती है, वही रोशनी बन जाती है, उससे ही सृष्टि का पूरा निर्माण है। यही वेद कहने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझकर उसे ही एक साइंस के माध्यम से दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं कि खूबी वेदों की अगर आप एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और सेल्स को समझ सकते हैं, फिर जाके आप अनुभव कर सकते हैं कि वेदों में कितनी खूबसूरती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर हो, कंपाउंड हो, सेल्स हो, पूरी सृष्टि का जो भी नियम है सब वेदों में ही है और खास करके ऋग्वेद में उसका वर्णन ज्यादा है। वो पहला वर्णन है, बहुत खूबसूरत काम है। फोर्थ ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है वो कार्बन है और वो ऑर्गेनिक लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। सिक्स एलिमेंट ऑफ नेचर कार्बन है। इंटर टेट्रावैलेंट नॉन मेटल थिंग, और इसके 4 किस्म के वैलेंट आप बना सकते हैं, बिकॉज इसमें 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन आउटसाइड हैं, जैसे आप देख सकते हैं अंदर 2 हैं, सेकेंड में 4 हैं। वो 4 के 4 आइटम कुदरत के बाकी चीजों को ले सकते हैं। और इसके लिए ही मैंने पहले जो पिक्चर फर्स्ट में दिखाई है उसमें मीथेन का जिक्र किया है। मीथेन में 4 के 4 एटम 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं और वही दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है उसका सारांश आपको मीथेन में ही मिल जाएगा कि यहीं से शुरू हुआ है। तो फोर्थ मोस्ट एटम जो है वो कार्बन है और जिस्म में भी 18.5% ऑफ द बॉडी मास जो ह्यूमन बीइंग का है वो भी कार्बन ही है। ये बायोलॉजिकली के बहुत जरूरी, इसके बिना कुछ नहीं बनाया जा सकता है। ये मीथेन का हिस्सा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा है, एंड सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कार्बन से ही बनते हैं। कार्बन नहीं है तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है। और इसके आधार पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो ज्ञान हमें कार्बन से मिलता है, इसके लिए है कार्बन मार्किंग के आधार पे ही हम बता सकते हैं ये पुरानी चीज कितने साल पुरानी है, कब से शुरू हुई है। उसको समझना है तो भी कार्बन को ही समझना है। तो कार्बन की विशेषताएं मैंने बता दी हैं, हाइड्रोजन की विशेषताएं बता दी हैं, ऑक्सीजन की बता दी की हैं और हीलियम की समानता भी जाए। और ये चारों के चारों प्रोडक्ट कुदरत में इसी सीक्वेंस में है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, हीलियम दूसरा है, ऑक्सीजन तीसरा है और कार्बन चौथा है। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में चले जाते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि मीथेन मॉलिक्यूल जो उसकी शक्ल है, 4 के 4 जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के इसमें एक संपूर्णता ले आते हैं, वही खूबी है। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो कुदरत का है वो मीथेन का है, जिसमें एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं जिससे मीथेन बना है। अगर देखा जाए तो खूबसूरती ये है, कार्बन के 6 प्रोटॉन्स हैं और हाइड्रोजन के 4 हैं, तो कितने प्रोटॉन्स हो गए? 10। तो हर चीज 10 हिस्सों में बदलने वाली है। इसकी दिशा भी मीथेन में ही पहली बार ही दिखा दी है। और नीचे के पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कुदरत मीथेन कहाँ से आ रही है। फॉसिल फ्यूल जो बनाया जाता है उसमें जो निकलता है वही मीथेन है, और जो चीजें दिखाई गई हैं वही मीथेन है, और आगे जो है वो भी मीथेन है। आप इसी मीथेन को मैं बड़ी खूबी के साथ कह सकती हूँ आधी पराशक्ति, जिसे बहुत माना जाएगा है, वो भी मीथेन के लिए है, क्योंकि उसका जो गौ का इंडियन काऊ का जो गोबर है, फ्यूल है, उसमें 60.803% मीथेन ही है। इसे भी जला के काऊ का कुआं बनाया जा सकता है। ये भी किताब है, इसलिए शायद मैंने पिक्चर में अफसोस के साथ मैंने काऊ को नहीं डाला है, मगर जो भी है यही बताता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट जो कुदरत की देन है वो वाटर मॉलिक्यूल है। अगर देखा जाए तो इसमें आप ऊपर देखेंगे, ये पिक्चर भी ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया की है। बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने
लाल कलर में ऑक्सीजन को बताया है, जिसके अंदर के ऑर्बिट में 2 हैं और बाहर के ऑर्बिट में 6 हैं। अब ये बाहर के 6 में जो 2 हैं, 2 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो वो 8 बन जाएंगे, तो वो मॉलिक्यूल कंपाउंड बराबर हो जाता है। और पानी बाइपोलर है, वो 2 हाइड्रोजन डालने से ऑक्सीजन के साथ पानी बन जाता है। वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉल्वेंट है, कुदरत की दूसरी देन है। और इसमें भी अर्थ में, बॉडी में और सेल में 61.803% वाटर का होना बहुत जरूरी है। और पावर ऑफ वाटर में भी 10 प्रोटॉन्स ही हैं। ऑक्सीजन के 8 हैं, 2 हाइड्रोजन हैं तो 10 ही बन जाते हैं। और ये ऑल द 5 स्टेजेस ऑफ मैटर में देख सकते हैं कि अगर सॉलिड है तो आइस है, लिक्विड में है तो वाटर है, गर्म करो तो जलना शुरू कर दे तो अग्नि बन जाती है, और जलाए तो हाइड्रोजन बच के वेपर बन के भी जल सकता है। उसके बाद वो अग्नि फॉर्म में जाकर एक सारंश भी बन सकता है। तो पानी में ही सारे पोटेंशियल भी हैं, प्रेजेंट भी है, वो देखा जा सकता है। इसलिए वाटर को भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एलिमेंट के तरीके से बिजली को तैयार करने का भी तरीका बनाया गया था। और हाइड्रोजन की, पानी की हाई हीट कैपेसिटी है, वो पूरे टेम्परेचर लेकर उसे बॉडी में 37 डिग्री में मेंटेन कर सकती है। इसकी रिएक्टिविटी भी मोस्ट मॉलिक्यूल्स की सबसे ज्यादा है, और हर चीज को जिसमें ले जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पानी की जरूरत है। अगर ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम हो, डिहाइड्रेशन के कारण है, और उसके रिहाइड्रेशन पानी ही कर सकता है। पानी के बिना भी हम नहीं रह सकते हैं। अगर ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं तो दूसरा पानी है, जो 2 चीजें हैं। पानी खत्म हो जाएगा तो भी मर जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो भी मर जाएंगे। एंड आगे हम कंपाउंड बाद में बताएंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का होना भी जरूरी है, और दूसरे एलिमेंट क्या है वो बाद में हम देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है वो भी कुदरत की पहली देन है। वो भी मीथेन और ऑक्सीजन के मिलने से ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है। आज भी मेरा मानना है कि चाहे वो मरकरी प्लैनेट हो, वीनस हो, मार्स हो, उसकी जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है उसमें 97% कार्बन था, डाइऑक्साइड थी। और मेरा मानना है कि अर्थ के भी शुरू में 97% थी, जिसके शुरू होते ये मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इससे बनते चलते प्लांट सिंथेसिस के बाद तो कह सकते हैं कि मिनरल किंगडम से प्लांट किंगडम टू एनिमल किंगडम, और फिर हम ऐसे बड़े हैं। वो एक संतुलन है। वो चीज भी आप वेदों की की और साइंस के माध्यम से देख सकते हैं। तो मैंने बता दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, मीथेन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड हैं, यहीं से शुरुआत हुई थी। वही चीज दिव्यांक में नजर आती है। चीज को मैंने इसमें पेश किया है, और मैं समझता हूं जिसने ये समझ लिया वो ज्ञान, अज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रज्ञान से इंपेकल जाना नामुमकिन नहीं है।